नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि JKSSB ने 600 वैकेंसी निकाली है अकाउंट्स असिस्टेंट की फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो अगर आपने इससे रिलेटेड पहले भी कोई वीडियो देखा है तो ये वीडियो ज़रूर देखें, इसमें कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में पहले हम बेसिक्स जानेंगे कि फॉर्म लगाते समय या ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपने क्या गलती नहीं करनी है, और दूसरी बात इसमें हम सिलेबस का एनालिसिस करेंगे, एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे कि हमें राइट अप्रोच कैसी होनी चाहिए, हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कैसे करनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा कि जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 10 ऑफ 2025 24 नवंबर को ये नोटिफिकेशन आया था। क्या वैकेंसी है? 600। और अगर आप 600 के साथ साथ आप ये भी देखो क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन क्या है कि अगर आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो, यानी आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी में भी ग्रेजुएट हो, तो आपको 50% मार्क्स चाहिए एग्रीगेट ग्रेजुएशन डिग्री में, और 45% है रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। ठीक है, अगर कोई इंसान किसी कैंडिडेट ने PhD की हुई है तो उसे 50% में छूट मिल जाएगी। ठीक है, सिलेक्शन होगी रिटन एग्जाम के बेस पे। ओपन मेरिट की पोस्ट है 240, SC की 48, ST1 की 60, ST2 की 60, OBC की 48, ALC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल और IB वालों इंटरनेशनल बॉर्डर वालों के लिए 24, RBA के लिए 60, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 60। तो टोटल ये ब्रेकअप है। ठीक है, लेवल क्या होगा? लेवल होगा 5। आप जानते हो कि लेवल 5 एक अच्छा क्लरिकल जॉब है। KS का लेवल जो है लेवल 8 होता है, एंट्री लेवल। तो ये लेवल 5 एक अच्छा लेवल है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। क्वालिफिकेशन मैंने पहले बता दिया आपको, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। 50% मार्क्स चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स चाहिए। अगर PhD है तो फिर आपको 50% मार्क्स से छूट मिल सकती है। आगे एग्ज़ाम कब स्टार्ट होंगे, ये फॉर्म लगना कब स्टार्ट होंगे? 8 दिसंबर 2025 को स्टार्ट होंगे। और कट ऑफ लास्ट डेट कब तक लगेंगे? 6 जनवरी 2025 को। तो आप लोगों ने लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। आप जानते हो कि वेबसाइट्स कैसे चलती हैं आजकल। ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग से ही इसको फॉर्म लगाना स्टार्ट हो जाना है। अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट कम है, किसी ने डोमिसाइल बनाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना है, तो अभी पहले ही आप अप्लाई कर सकते हो ताकि जल्दी से जल्दी वो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाए। उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए इस रिक्रूटमेंट को देखने के लिए, यानी ये जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसके पास होगा वही ये रिक्रूटमेंट देख पाएगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब तक बना सकते हो? लास्ट डेट 6 तारीख तक है। अगर आपको 6 जनवरी 2026 तक भी मिल जाएगा तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया एज। ये उन कैंडिडेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ कैंडिडेट है जो ओवर एज होने वाले हैं, जिनकी एज ज़्यादा होगी है, जिनका एक एक दिन का फ़र्क है, तो वो इसको अच्छी तरह समझ लेंगे ये कैसे काम करता है। आपकी जो एज है वो काउंट होगी 1/1/2025, यानी 1 जनवरी 2025 को। अगर आप 40 साल से कम हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। डेट्स क्या हैं? जैसे अगर आपको डायरेक्ट देखना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 1/1/1985 से 1/1/2007 के बीच में अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1/1/1982 1 जनवरी 1982 से 1 जनवरी 2007 के बीच में अगर आप पैदा हुए हो तब भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप अपनी यहाँ से डेट्स और एज देख सकते हो। मोटा मोटा 40 साल तक आप फॉर्म लगा सकते हो। अगर किसी कैटेगरी से हो तो 43 ईयर्स तक आप फॉर्म लगा सकते हो। नेक्स्ट, अब फी, एग्ज़ाम के लिए फ़ीस भी लगेगी। तो जब आप फॉर्म लगाओगे 600 आपके लिए फ़ीस लगेगी। अगर आप किसी कैटेगरी से हो तो आपकी लगेगी 500। ठीक है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ये तो आप सबको ऑलरेडी पता है, और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, कोई बाइलिंगुअल एग्ज़ाम नहीं होगा। और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 मीन 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, 0.25 की। ठीक है, उसके बाद जो सिलेबस है वो अभी तक इन्होंने डाला नहीं है वेबसाइट पे, लेकिन अभी 2024-25 में भी एग्जाम हुए हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, तो मोस्ट प्रोबेबली वही सेम सिलेबस होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन गलती कर लेते हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते, तो ये अपने ध्यान से समझना है। पहला है कि रोल नंबर जो आपको
डाउनलोड करोगे वेबसाइट से वो तो आपको लेके जाना ही जाना है, ठीक है। और आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास, और वो 6 महीने से पहले नहीं खींची होनी चाहिए, यानी नॉट ओल्डर देन 6 मंथ पास वाले, और उसके ऊपर डेट मेंशन होनी चाहिए, कलर फोटोग्राफ होनी चाहिए। ये ध्यान रखना आपने, ये साथ 2 फोटोग्राफ लेके जाने हैं, ठीक है। और इनमें से कोई एक ओरिजिनल में फ़ोटो आईडी कार्ड लेके जाना, ओरिजिनल मीन सही वाला, उसकी फ़ोटो कॉपी नहीं चलेगी। यहाँ तो आधार कार्ड लेके जाओ, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, या स्कूल यूनिवर्सिटी कार्ड, या एम्प्लॉय का कार्ड, कोई एक्स सर्विस मैन है तो उसका कार्ड। तो जब भी एग्ज़ाम में जाओ तो 3 चीज़ें याद रखनी है, स्लिप, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, और ये इनमें से कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि JKSSB क्या कह रही है। वो बोल रही है कि आप अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है वो टाइम पे सबमिट करवा दो, लास्ट डेट का वेट मत करना। अगर मान लो एंड वाली डेट पे कहीं कुछ हो जाता है कि वेबसाइट नहीं चल रही है, तो उसमें SSB का कोई कसूर नहीं होगा, आपको एंड वाली डेट का वेट करना ही नहीं है, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना, ये नहीं सोचना कि मैं एंड में फॉर्म लगाऊंगा फिर वेबसाइट नहीं चलेगी तो आप किसी और को क्रिटिसाइज़ करोगे कि भाई लास्ट डेट पे वेबसाइट नहीं चली। तो उन्होंने पहले ये क्लियर कर दिया। दूसरी बात कि अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन लगाते हो, ठीक है, आपने एक लगाई, दूसरी बार फिर गलती से लग गई, तीसरी बार फिर गलती से लग गई, तो जो सबसे लास्ट वाली होगी उसको JKSSB कंसीडर करेगी, ठीक है। और अगर आप 2-3 जगह अप्लाई कर लेते हो और गलती से 2-3 जगह पेपर दे देते हो या 2 बार पेपर दे देते हो, तो आपका कैंडिडेचर भी डिवार हो सकता है, यानी आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले एग्ज़ाम में देखेंगे सिलेबस। ये सिलेबस है जो 2024-25 में जो पीछे एग्ज़ाम हुए हैं उनका सिलेबस है, और वहाँ में से ही मैंने एक पेपर उठाया है। मोस्ट प्रोबेबली सेम ही सिलेबस होगा और ऐसा ही पेपर एग्ज़ाम का पैटर्न होगा। तो हम पहले सिलेबस का एनालिसिस करेंगे, फिर देखेंगे कि पेपर कैसा आया, पेपर से हमें कुछ लेसन लेने हैं ताकि हमें आगे प्रिपरेशन में इसकी मदद मिल सके। एज पर सिलेबस इसमें 2 घंटे का पेपर होगा और 120 आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसमें क्या क्या कितने कितने नंबर का आने वाला है, तो सबसे पहला जो इसका कंपोनेंट है वो है जनरल नॉलेज। इसमें क्या है जनरल नॉलेज की, अगर आप बात करोगे तो जो जनरल नॉलेज है वो है करंट इवेंट्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडियन कल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, इंप्रूवमेंट। ये जो सारा सिलेबस है इसमें ये ध्यान रखना है, इन्होंने क्या लिखा है, जनरल नॉलेज स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT, यानी इंडिया लेवल पे जनरल नॉलेज तो आएगी, लेकिन JNK UT की जनरल नॉलेज भी वो आगे एग्जाम में जब मैं आपको पेपर दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा इसमें, ठीक है। 30 नंबर की आएगी जनरल नॉलेज। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग। इसमें जो भी जिन्होंने भी कॉमर्स रखा है उनके लिए थोड़ा सा एज है इस एग्ज़ाम में। तो अगर हम देखते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन, बुक कीपिंग कितने की आ रही है, 30 मार्क्स की। तो यानी आधे नंबर तो इन 2 चीज़ों के ही हैं, जनरल नॉलेज और साथ में बुक कीपिंग। उसके बाद है इंग्लिश में क्या है, 10 नंबर की इंग्लिश है। इसमें टेंसेस हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल वर्ड एंड नरेशंस आएंगी, मॉडल्स आएंगे, आर्टिकल्स आएंगे, फ्रेजेस, प्रोनाउन, होमोफोन्स भी आएंगे, ठीक है। सिनोनिम्स, वही सिलेबस वही है जो जनरली एग्जाम में आता है, लेकिन इसमें मार्क्स बड़े कम है इसके, 10 नंबर का ये, ठीक है। उसके बाद है स्टैट्स में स्टैट्स भी हमारे कितने हैं, 10 नंबर का है। इसमें बेसिक स्टैट्स है 11th क्लास का। उसके बाद मैथमेटिक्स, जो मैं सिलेबस को देख पा रहा हूँ, अगर 11th 12th में बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की है तो उन बुक से काफ़ी ज़्यादा सिलेबस इसमें कवर हो रहा है, ठीक है। चैप्टर हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लीनियर इक्वेशन, मैथ्स कम है, और इसमें भी जो कॉमन आता है बाकी एग्जाम में वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है। बाकी सारे 11th 12th का मैथ्स इसमें दिखाई दे रहा है। लीनियर इक्वेशन है जो छोटी क्लासेस में भी होता है, लेकिन बाकी ज़्यादा एडवांस मैथ है। अगर हम इसके बाद बात करें जनरल इकोनॉमिक्स में भी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये बेसिक जो 11th, ये भी रोल ऑफ RBI है, प्लानिंग, मार्केटिंग, इकोनॉमी, बेसिक माइक्रो इकोनॉमी भी है और इसमें माइक्रो भी है थोड़ी, ठीक है। इसके बाद हम ये भी 10 नंबर की है। उसके बाद जनरल साइंस की बात करें, इसमें बेसिक साइंस है जो आपने 9th 10th में पढ़ी है, ठीक है, तो वो भी कितने हैं, 10 नंबर की है। इसके बाद है कंप्यूटर की नॉलेज, ये कम ही स्कूलों में पढ़ाई जाती है, अब तो स्टार्ट किया है छोटे छोटे स्कूल्स में, लेकिन ये भी कितने नंबर का आपका, 10 नंबर का, ठीक है। अब हम इसका मैं एक जगह एक PPT पे आपको दिखाता हूँ कि किस सब्जेक्ट के
कितने नंबर होंगे जो आपका एग्ज़ाम आएगा। तो अगर एग्ज़ाम में हम ब्रेकअप देखें, जनरल नॉलेज और J&K GK ये 2024-25 का जो सिलेबस है उसके हिसाब से है। अभी जो सिलेबस आएगा मोस्ट प्रोबेबली जैसा सेम ही होगा, अगर उसमें कुछ अपडेट होगा तो उसके लिए भी हम आपको एक वीडियो जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। जनरल नॉलेज और JK 30 नंबर, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग 30 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 10, स्टैटिस्टिक्स ये 10 है, ये मैंने 30 गलती से लिख दिया है, सॉरी, मैथमेटिक्स 10, जनरल इकोनॉमिक्स 10, जनरल साइंस 10 और कंप्यूटर नॉलेज 10। तो यानी ये वाले जो नंबर है ना, ये 60, ये 10-10 नंबर वाले हैं और आधा पेपर तो जनरल नॉलेज और अकाउंटेंसी का है। अगर कोई बच्चा कॉमर्स का है तो उसको सीधा सीधा एक एज है कि अकाउंटेंसी 30 नंबर में उसकी पकड़ अच्छी होगी और जनरल इकोनॉमिक्स में 10 नंबर की पकड़ उसकी अच्छी होगी इन 40 नंबर में, तो एडवांटेज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो स्ट्रीम वाले हैं वो नहीं कर सकते, वो उनसे भी बेटर परफॉर्म कर सकते हैं अगर उन्होंने अच्छी तैयारी की है इस चीज़ को अगर पढ़ा है तो, ठीक है। तो ये टोटल बन गए 120। अब हम आगे देखते हैं इसका एग्ज़ाम जो पेपर हुआ है, पेपर का एनालिसिस करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपका माइंडसेट कैसा रखना है जब आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करो। देखो जो पेपर है, जो मैंने पेपर का एनालिसिस किया, मुझे एक बात समझ आ गई है JK SSB के एग्ज़ाम में। जनरली जब आप SSC का एग्ज़ाम देते हो, बैंकिंग या कोई और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम देखे हो, तो ऐसा पेपर होता है, पेपर यहाँ तो आसान होता है यहाँ तो टफ होता है। यहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप उन्हें देख के करोगे यार बहुत आसान है, तभी अचानक से एक ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको लगेगा बहुत टफ है। तो ये एक बड़ा मिक्स सा हुआ है, बड़े आसान क्वेश्चन भी मिलेंगे लेकिन टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे। जैसे अगर हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्युनिकेबल डिजीज, ये भी कोई वैसा टफ क्वेश्चन नहीं है कि जो आपको पढ़ने के बाद ना आए, ठीक है। उसके बाद ये पेयर्स हैं, ये पेयर बनाए हुए हैं, किस विटामिन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है, ठीक है। ये जो साइंस के क्वेश्चन है वो बेसिक साइंस में नज़र आ रही है। जब आप इन क्वेश्चंस को देख रहे हो ना, जो बेसिक साइंस है, पावर की यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस, तो यहाँ से आपको लगेगा यार पेपर बहुत आसान है। लेकिन यहाँ देखो आगे पेयर्स हैं, सोडियम का क्या साइन है, कार्बन का क्या साइन है, तो यहाँ तक आपको लगेगा आसान है। लेकिन जब थोड़ा सा आप आगे चलते हो, कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े से कंसेप्चुअल है, ठीक है। लिमिटेड पीरियड में जो फोर्स एक्ट करती है, टाइम रेफर टू क्या है, थोड़ा सा टफ है। उसके बाद है साइंटिस्ट यूज द टर्म्स ऑफ स्मॉग, ये भी थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा और आगे जाओगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो भी आपके कंसेप्ट हैं, आप वन लाइनर या MCQ पढ़ के जाने से एग्जाम क्रैक करने में दिक्कत आएगी। यहाँ क्या है, 2-2 लाइनें दी गई हैं, ठीक है। जिसने ग्रीन हाउस पढ़ा है उसी को समझ आ सकता है कि ये दोनों में करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो इसलिए एग्ज़ाम की अगर आपको तैयारी करनी है, आगे नेक्स्ट देखो, अगर आप स्टेटमेंट देखते हो इसकी, ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसके लिए आपको चीज़ को समझना जरूरी है। जनरली जैसे पहले था, अगर आप ऑब्जेक्टिव हो, आसान क्वेश्चन हो, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर को। लेकिन अब एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब आपको महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वहाँ 3 लाइनें होंगी, महात्मा गांधी जी का जन्म इस डेट को हुआ था, वो साउथ अफ्रीका में इस ईयर गए थे, जब वो वापिस आए उन्होंने ये वाला आंदोलन किया था। तो फिर आगे लिखा होता है स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 1 एंड 2 ट्रू है, फॉल्स है। तो इसलिए अब आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव लगाने से चीज़ नहीं होगी। हाँ, हर केस में ये नहीं होगा, यानी उनके बेनिफिट जरूर हैं। अगर आप MCQs लगा रहे हो, वन लाइनर बेनिफिट हैं, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, मेरिट में आना है, तो आपको वो भी करना पड़ेगा और उसके साथ चीज़ें डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। चलो अब हम आगे देखते हैं। ये साइंस का तो सीधा सीधा आपको समझा गया। अब जो जनरल नॉलेज में आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, लोकेशंस भी पढ़नी है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी पढ़ने हैं। तो इसलिए काफ़ी अच्छा सिलेबस है इसका। अब क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, जैसे पहले आप कोई नेशनल पार्क अगर आपको एक आती है, कोई क्वेश्चन आ सकता था, अब आपको कैसे याद करना है, आपको सारी नेशनल पार्क्स करनी पड़ेंगी। काजीरंगा भी आनी चाहिए, जिम कॉर्बेट भी आनी चाहिए, रणथंबोर भी आनी चाहिए और गिर नेशनल भी। चारों आएंगी तभी ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। सिमिलरली अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन देख रहे हो, ये सारी चीज़ें, तो आपको तुक्के से पेपर नहीं निकलेगा और वन लाइनर या MCQ या फटाफट कोई चीज़ याद करने से एग्जाम नहीं निकलेगा। आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए और पूरी लिस्ट याद करनी पड़ेगी। आप कोई मान लो कि आपको ये आती 2 वाली पार्क्स का आपको पता होता, 2 वाली का नाम पता होता, तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है ये क्वेश्चन करना। इसलिए ये करंट अफेयर्स जैसा क्वेश्चन है, 24-25 में पेपर आ रहा है और 23 वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 2023 वाले। तो जो अगर आपको पुराने करंट अफेयर्स हैं, कुछ करंट अफेयर्स होते हैं जो तो 1 साल तक आएंगे, कुछ करंट अफेयर्स होते हैं कि जैसे कोई 3 साल पहले भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, जैसे चंद्रयान वाला है या कोई वर्ल्ड कप जीता है, तो वो भी इस एग्जाम में आ सकता है।
तो मोटी मोटी जो 2-3 साल पहले चीज़ें हुई हैं वो भी आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इस पेपर को देख के एक और चीज़ मुझे समझ आई कि लिस्टें बड़ी ज़रूरी हैं। जनरली हम जब एग्ज़ाम करते हैं हम सोचते हैं इतनी लिस्टें कितनी याद करनी है, तो सारी करनी पड़ेगी आपको। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो करनी पड़ेंगी, जो जैसे नेम होते हैं, जैसे मैंने वो दादा भाई नौरोजी वाला है ना ऊपर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था, तो लिस्टें सारी याद करनी पड़ेगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ये देखो, ये ना बुक कीपिंग के क्वेश्चन आए हैं। इसमें एक चीज़ देखो, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आया, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग कि उन्होंने दिया तो इसका आपको सोल्यूशन निकालना है। तो जब आप बुक कीपिंग का अकाउंटेंसी को तैयारी करो, सिर्फ थ्योरी ना पढ़ो, जो उस थ्योरी में ये ज़्यादातर मैंने बुक कीपिंग के क्वेश्चन 90% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 100% ही समझ लो आप, 90% से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने 11th-12th की जो बुक्स है ना कॉमर्स की, उनमें देखे हैं जी। तो आप उन बुक से भी आप सीधा पढ़ सकते हो। दोबारा वही आ गया, ये देखो ये सारे क्वेश्चन। तो जब भी आप बुक कीपिंग करोगे, अकाउंटेंसी पढ़ोगे, तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करना आनी चाहिए, वो जरूर साथ आपने करनी है। उसके बाद जब मैं इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देख रहा हूँ, इकोनॉमिक के क्वेश्चन भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं 11th-12th की बुक से जो आए हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आए हैं वो काफ़ी डीप, अगर आपको कंसेप्ट की समझ है तभी आप उस क्वेश्चन को, जैसे जीडीपी क्या है, आप जीडीपी भी आपको पढ़ा होना चाहिए, ठीक। जब हम ना कंप्यूटर में पोर्शन देख रहा था, कंप्यूटर पोर्शन में मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखी है कि जब कंप्यूटर अवेयरनेस में क्वेश्चन, जो कुछ क्वेश्चन तो ट्रेडिशनल जो उसकी थ्योरी में होते हैं वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन कुछ करंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं अगर उसमें कोई डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। आईटी एक्ट भी आपको पढ़ना है इसमें, ये भी ध्यान रखना आपने। जैसे उमंग है या स्मार्ट गवर्नेंस क्या है, या ये डिजिटल सिग्नेचर तो चलो ट्रेडिशनली आता था। तो जो भी आप अवेयरनेस की तैयारी करोगे कंप्यूटर में, साइंस में, तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में जो कोई डेवलपमेंट हुई है वो भी आपके क्वेश्चन में आ सकती है। अब हम इस पेपर में जो भी मैंने देखा है, आपको तो मैंने जल्दी जल्दी स्क्रॉल करवाया, जब आगे हम इस एग्जाम को सॉल्व करेंगे फिर मैं और इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा। अब इस पेपर से हमें क्या क्या सीखने को मिला, तो आगे हमें इसको कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, सिलेबस से जो भी हमने सीखा है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो हमने सिलेबस और एग्ज़ाम को देख के क्या सीखा वो हम बात करते हैं। सबसे पहले कि सिलेबस लेंथी है, इसको आप ऐसे मत समझो जैसे आप मैंने इसमें साइंस में देखा लिखा कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। उसमें यही नहीं है कि सिर्फ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल क्या है और कौन कौन सी डिजीज़ कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल है। उसमें जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो भी आपको पढ़नी है आगे। तो इसलिए ये लेंथी सिलेबस है, इसको शॉर्टकट में आप नहीं पढ़ सकते हो। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो काफ़ी क्वेश्चन जो है वो छूट जाएंगे। दूसरी बात है कि जो कॉमर्स स्टूडेंट वाले बैकग्राउंड है उनको एज तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी नहीं कर सकते, बाकी थोड़ी अच्छी मेहनत करो तो आप कर सकते हो। दूसरी बात, कंसेप्ट बेस्ड स्टडी है। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। रट्टा लगा के आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। दूसरी बात है वैरायटी इन टफनेस लेवल एक जैसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन एक जैसे टफ हैं या सारे क्वेश्चन एक जैसे आसान है। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चन काफ़ी टफ है, ठीक है। तो एक चीज़ देखा है कि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जैसे रवि क्रॉप वाला आया हुआ है, अजंता वाला है, कि अगर आपको रवि क्रॉप पढ़नी है तो यही नहीं पढ़ सकते कि रवि क्रॉप कौन सी है, इसमें आपको डिटेल में पता होना चाहिए। क्योंकि जब वहाँ लाइंस आएंगी, जैसे इस पेपर में ना क्वेश्चन था अजंता केव्स को लेके, पहले था कि अजंता केव्स कहाँ है, फिर अजंता केव्स को यूनेस्को ने कब हेरिटेज साबित किया था, तो और 2-3 चीज़ें। तो जब भी आप पढ़ोगे वो 2-3-4 चीज़ें जो भी उसके बारे में कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। उसके बाद ये है कि लर्न कंप्लीट लिस्ट। आप लिस्ट को ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लिस्ट है कि मैं 5 कर लूँ या 7 कर लूँ। आपने देखा पेयर्स वाले क्वेश्चन है वहाँ, तो आपको कंप्लीट जो भी लिस्ट करनी है कंप्लीट करनी है, क्योंकि जब वहाँ पेयर वाले क्वेश्चन आएंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी अगर आप आधी लिस्टें याद करोगे। जो आप याद करोगे बुक कीपिंग में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो जरूर साथ में आप सॉल्व करोगे अकाउंटिंग की, उसके बिना काम नहीं चलेगा सिर्फ थ्योरी पढ़ने से। एक तो एनसीईआरटी अप्रोच रखो, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो हद से ज़्यादा पढ़ भी नहीं देना है कि आप आईएएस लेवल की तैयारी कर दो, लेकिन इतना मिनिमम भी नहीं रखना है। तो आप अगर ये जानना चाहते हो कि यार्ड स्टिक क्या होनी चाहिए, तो यार्ड स्टिक होनी चाहिए एनसीईआरटी, जो 11th-12th की एनसीईआरटी की बुक्स हैं, कुछ केसेस में 9th-10th की भी। तो 11th-12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनमें से काफ़ी वो एक यार्ड स्टिक है कि उस लेवल के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। एक तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, प्रिपेयर बिफोर एग्जाम। यहाँ मैंने JNK में एक ट्रेंड देखा है। यहाँ क्या होता है कि हम लोग कैसे तैयारी करते हैं, ये मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना यार। हम लोग क्या करते हैं, हमारी सिलेक्शन ना होने का कारण क्या है, हमने क्या करना है कि आज बैंक के फॉर्म लगे, आज हमने फॉर्म लगाना, 3 महीने उसकी तैयारी करनी है,
जैसे उसके बाद टीचर के लगे, हमने टीचर के फॉर्म लगा लेने, फिर 3 महीने उसकी तैयारी कर लेनी है। फिर उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट के लगे, उसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तो ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि 3 महीने में आप प्रॉपर तैयारी नहीं कर सकते। अभी भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं ना इस एग्ज़ाम की, बच्चे वही क्रैक कर पाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी पहले बेसिक तैयार किया है। जो जीरो पे है, इससे वो 3 में, जो इस समय जीरो पे है ना, जिसको कुछ भी नहीं आता, वो 3 महीने, 2.5-3 महीने में नहीं अच्छी तरह तैयारी कर सकता। ठीक है, तो आप लोग क्या किया करो, थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन अपनी जारी रखा करो। ठीक है, जैसे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जो ज्योग्राफी, साइंस, इंग्लिश, ये आपके परफेक्ट होने चाहिए। तो जब भी आपका कोई एग्जाम आएगा, जैसे अकाउंट असिस्टेंट आया होता, तो बाकी अगर आपने अच्छी तरह तैयार किया होता, सिर्फ बुक कीपिंग पढ़नी थी, आपको अकाउंटेंसी पढ़नी थी। ठीक है, तो यहाँ का ये ट्रेंड गलत ट्रेंड है। बाकी इंडिया में ऐसा नहीं है, बाकी तो 12th के बाद 3 साल पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अभी तो इस एग्ज़ाम की तैयारी करो, पूरी ताकत लगाओ, लेकिन विश की आपका हो जाए, लेकिन जिसका नहीं हो वो ऐसा ना करे कि वेट करे कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी स्टार्ट करूँगा। आप राउंड द क्लॉक पूरा साल अपनी तैयारी ओके रखो, जब भी कोई एग्ज़ाम हो उसी तैयारी को उस अकॉर्डिंगली देखो। हिस्ट्री सभी जगह आती है, JNK की हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, इंग्लिश आती है, मैथमेटिक्स आता है। तो ये 90% सिलेबस तो प्रेडिक्टेबल है पहले ही, तो उसकी तैयारी पहले करके रखो। आप देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब आप तैयारी करते हो एक चीज़ जरूर सोचो। इमेजिन कर लेते हैं 600 वैकेंसी है, ठीक है, इससे पहले कुछ लड़के पटवारी में सेलेक्ट हुए हैं, कुछ ग्राम सेवक में सिलेक्ट हुए हैं, है ना, कुछ अकाउंट असिस्टेंट भी सिलेक्ट हुए हैं। मैं मान लेता हूँ मोटे मोटे 1000 बच्चा, ज़्यादा होगा इससे, मैं कम से कम 1000 बच्चा मान लेता हूँ। 1000 में से ना 600 बच्चा तो वो है जो ऑलरेडी वो अदर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, वो भी एग्जाम देगा दोबारा कि क्या पता मुझे जम्मू मिल जाए या अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। ठीक है, और कंपटीशन उनके साथ है आप लोगों का जो ऑलरेडी एग्जाम क्रैक कर चुके हुए हैं, जहां पिछली बार कोई 1 नंबर से रहा है, कोई आधे नंबर से रहा है। ठीक है, तो जब आप तैयारी करते हो इसको अपने दिमाग में रखना कि आपका कंपटीशन किन बच्चों के साथ है। इसलिए कंपटीशन टफ है और आप 2-3 महीने वाली तैयारी से बाहर निकलो, आप पूरा साल अपने आप को इस मोड में रखा करो। ठीक है, तो ये सारा है, अगर कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें और इम्प्रूवमेंट लाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्यों कह रहा हूँ, इसमें आने वाले टाइम में JK SSB की ऑलमोस्ट सारी क्लासेस इस चैनल पे आने वाली हैं। पूरी मेहनत के साथ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस मिलेगी लाइव क्लासेस में, MCQs में, और जो भी हमसे बेस्ट एफर्ट होंगे हम आपको बहुत अच्छी क्लासेस इस चैनल पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं। जहाँ भी आप पहले, आप जिस भी चैनल से आप पढ़ रहे हो वहाँ भी पढ़ते रहिए, हमारे पास भी पढ़े। जहाँ जिस चैनल पे आपको फ्री में अच्छा कंटेंट मिलता है, जहाँ आपको लगता है कि हमें अच्छी पढ़ाई करवाई जा रही है, उस चैनल के साथ जुड़े रहें, ज़्यादा कंफ्यूज मत हों और अच्छा मेहनत के साथ इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।